जय हिंद दोस्तों, मैं जय केस यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो है रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक ना। जो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3 दिया गया है, ठीक। और आज की जो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली, बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो में जो सवाल है रेलवे ग्रुप डी के बहुत ही अच्छे सवाल है, ठीक ना। और ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है इसमें, ठीक। ये देखिए सामान्य विज्ञान और ये देखिए प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक ना। अगर आप इससे कंफ्यूज है कि ये एक सामान्य विज्ञान का पेपर पहला है, तो ये पहला नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर एक इसलिए दिया गया है कि यह सिर्फ सामान्य विज्ञान का है, इसमें क्वेश्चन सिर्फ सामान्य विज्ञान का है, ठीक ना। और यहाँ पर अगर 2 रहता है तो 2 गणित का होता है, तीसरा जो होता है वो रीजनिंग का होता है, और जो चौथा होता है वह सामान्य ज्ञान का होता है, ठीक ना, जीके का, ठीक। चलिए तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है डैश डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। किसके और आपतन कोण किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना। देखिए पृष्ठ, ऑप्शन नंबर ए दिया है पृष्ठ, ऑप्शन नंबर बी दिया है अभिलंब, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्पर्श रेखा, ऑप्शन नंबर डी दिया है परावर्तित किरण, ठीक ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना। और जो ये आपतन कोण होता है ना, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। ये जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक के में कितना होता है, मतलब केल्विन में कितना होता है। जो बर्फ का गलनांक होता है केल्विन में कितना होता है। और हम बता दें ये बर्फ का जो गलनांक होता है वो अंश सेल्सियस में 0 अंश सेल्सियस होता है, ठीक ना। गलनांक कितना होता है 0 अंश सेल्सियस, ठीक। 0 अंश सेल्सियस होता है। अगर अंश सेल्सियस में देखें डिग्री में तो 0 अंश सेल्सियस होता है, ठीक। और इसमें ऑप्शन दिया है ए 253.16, 263.16 और सी दिया है 273.16 और डी दिया है 283.16, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 273.16 होता तो 273, लेकिन यहाँ पर एकदम अच्छा वाला पॉइंट दिया है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर होता है 273.16, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 273.16, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है, ठीक ना। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है टेरिडोफाइट, बी दिया है ब्रायोफाइट, सी दिया है शैवाल और डी दिया है जिम्नोस्पर्म, ठीक ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, शैवाल, ठीक ना। जो ऑप्शन नंबर सी है शैवाल से हो जाएगा। यह शैवाल क्या करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका आधा भाग जो होता है शैवाल स्थिरीकृत कर लेता है, नियंत्रण करता है, ठीक ना। यह कार्बन डाइऑक्साइड का शैवाल जो है नियंत्रण करता है, ठीक। तो शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैवाल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए डी वाला, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं, ठीक ना। किस संघ के उदाहरण, ठीक। तो देखिए जो टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या दिया है एनेलिडा, बी दिया है रज्जुकी, सी दिया है आर्थ्रोपोडा और डी दिया है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक ना। तो जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा, ठीक ना। जो टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा ये सभी होते हैं किस संघ के, तो होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं, ठीक ना। और इसमें क्या आते हैं, खटमल भी आते हैं, मक्खी भी आते हैं, ठीक ना। ये मच्छर भी है, ठीक, मच्छर, खटमल, मक्खी ये भी आर्थ्रोपोडा संघ के ही उदाहरण हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। यहाँ पर डैश डैश दिया है, भरना है आपको। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है घर्षण कहते हैं, बी दिया है उत्प्लावकता कहते हैं, सी दिया है उत्क्षेप कहते हैं, या फिर डी दिया है संवहन कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, घर्षण कहते हैं, ठीक, घर्षण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 6 वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धातुओं का
वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक ना। तो वह कौन सा गुण है, क्या कहलाता है, उस गुण को क्या कहते हैं जिसको हम पीट सकते हैं, पीट को क्या कर सकते हैं, सीट में बदल सकते हैं, ठीक ना, या फिर या चपटा कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें कौन सा है, ए वाला दिया है तन्यता, बी वाला दिया है आघातवर्धनीयता, सी वाला दिया है ईर्ष्यानता और डी वाला दिया है तनन सामर्थ्य, ठीक ना। तो इसमें जो आपका धातुओं का वह गुण जिसमें वह पीट सकते हैं धातु को, वह दिया है आघातवर्धनीयता, सही हो जाएगा आघातवर्धनीयता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक इंजेक्शन है, ठीक ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए दिया है एडवर्ड जेनर, बी दिया है नील्स बोर और सी दिया है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी दिया है हेनरिच हर्टज, ठीक ना, हेनरिच हर्टज, ठीक। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें पेनिसिलिन की जो खोज किए थे ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक ना, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ, जो कॉपर सल्फेट है लोहे के साथ अभिक्रिया करने से आयरन सल्फेट और क्या बनाता है, यहाँ पर डैश डैश है, तो आयरन सल्फेट बनाता है और क्या बनाता है, ठीक ना। तो देखिए इसको हम आपको लगा कर बता दे रहे हैं क्या बनाता है। देखिए ये कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट, ठीक ना। कॉपर सल्फेट लोहे के साथ, तो लोहे का सूत्र होता है Fe होता है लोहे का सूत्र, ठीक। जब इसके साथ क्रिया करता है, इस तरह से यह क्रिया करेगा तो क्या बनेगा कि देखिए Fe इसका जगह ले लेगा तो FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, इसका जगह जब ये ले लिया तो इसका जगह छोड़ देगा, ठीक ना, कापर इसका जगह छोड़ देगा, यहाँ पर की जगह छोड़ देगा तो यहाँ पर निकल जाएगा क्या, कापर, ठीक ना। कापर क्या है, एक धातु है, ठीक, कापर निकल जाएगा। तो अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनता है आयरन सल्फेट और यहाँ पर क्या बनेगा कि कापर बनेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी कापर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने वाले हेपेरिन का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, जो हेपेरिन होता है, हेपेरिन उसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक ना। तो रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने वाले हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है। अगर ये जो हिपेरिन है ना, अगर हमारे ब्लड में है तो उसको जमने नहीं देता है, ब्लड में है तो जमने नहीं देता है, ठीक ना। अगर कहीं ब्लड का, अगर हमारे शरीर कहीं कटा हुआ है तो वहाँ से जब ब्लड निकलता है ना, वहाँ से जब कोई ब्लड निकलता है तो वह ब्लड में हेपेरिन होता है। अगर वही हेपेरिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो वही ब्लड को जमाने लगता है, ठीक ना। तो ये विटामिन के की अधिकता से भी जमता है, के से भी जमता है, विटामिन के से भी जमता है और ये हिपेरिन से भी जमता है, ठीक ना। तो ये इसका निर्माण कहाँ होता है ये पूछा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लीवर में, बी दिया है गुर्दों में, सी दिया है संयोजी ऊतक में और डी दिया है प्लीहा में, ठीक ना। तो इसमें जो हिपेरिन का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लीवर में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लीवर में, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए प्लीहा में दिया है, संयोजी ऊतक में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा लीवर में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, ठीक ना, क्या होती है, ठीक। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, ठीक ना, गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन, बी दिया है वाष्पन होता है, सी दिया है कि भौतिक अभिक्रिया होती है, डी दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक ना। तो इसमें जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब मेरी स्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है, जब मेरी स्टेम जो है अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे कौन सा मेरी स्टेम कहते हैं, ठीक ना। तो जब ये मेरी स्टेम, ऑप्शन दिया देखिए, ऑप्शन दिया है अंतर्वेशी, बी दिया है प्राथमिक, सी दिया है पार्श्वी और डी दिया है सिरस्थ, ठीक ना, सिरस्थ दिया है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक ना। तो जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तो उसे हम
पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि औसत वेग के सूत्र, जो औसत वेग का सूत्र होता है u प्लस वी बटे में 2, u प्लस वी बटे में 2 में u क्या है, u मतलब डैश डैश, तो पूछ रहा है u क्या है। अंतिम वेग है, ऑप्शन दिया अंतिम वेग है, बी दिया प्रारंभिक विस्थापन है, सी दिया है प्रारंभिक वेग है, और डी दिया है अंतिम विस्थापन, ठीक ना। तो इसमें जो u है प्रारंभिक वेग होता है, ठीक ना, प्रारंभिक वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है Mg, जिसका सूत्र है Mg, ठीक ना, प्लस ऑक्सीजन जिसका प्रतीक है O2, ठीक ना। ये मिलाकर क्या बनता है, यहाँ पर डैश किया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या बनता है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है Mg2O, बी दिया है MgO4, सी दिया है O2Mg और डी दिया है MgO, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे, ये कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर Mg प्लस O2 जब मिलता है तो क्या बनता है, देखिए Mg पर होता है +2 चार्ज और O पर होता है -2 चार्ज, ठीक ना। तो ये देखिए -2 +2 न्यूट्रल हो जाते हैं, या फिर इसको 2 से काटेंगे तो 1 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए इसका वाला 1 प्लस चार्ज 1 ऑक्सीजन बनाएगा और इसका वाला 1 माइनस चार्ज 1 मैग्नीशियम, यानी कि इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 गो मैग्नीशियम बनाएगा और लिखेंगे किसको पहले, तो जो हमेशा धातु होता है, यानी कि जो प्लस चार्ज होता है, जो प्लस वाला होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 गो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का 1 चार्ज 1 गो मैग्नीशियम बनाएगा, यानी कि Mg बनाएगा, और मैग्नीशियम का 1 गो प्लस चार्ज जो है 1 गो ऑक्सीजन बनाएगा। यहाँ पर 2 है 3, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक ना, इसके चार्ज से मतलब है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 1 गो ऑक्सीजन बनाएगा, तो ये क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक ना। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड डी वाले ऑप्शन में, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। उसमें जो दिशा में जो परिवर्तन होता है उसकी घटना को क्या कहलाती है वह घटना। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है अपवर्तन कहलाती है, बी दिया है विवर्तन कहलाती है, सी दिया है संचरण कहलाती है, संचरण, या डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो जो प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है और उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोलिक अम्ल, ठीक ना, कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है फिनॉल, बी दिया है हाइड्रोक्साइड, सी दिया है गंधक का अम्ल, डी दिया है एथेनॉल, ठीक ना। तो इसमें जो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है ये होता है फिनाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिनाल, ठीक ना। और फिनाल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, ठीक ना। अगर बेंजीन में OH जोड़ दिए तो ये फिनाल का सूत्र होगा C6H5OH। हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, OH होता है, हाइड्रोक्साइड का सूत्र OH होता है, ठीक ना। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है कि एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक ना, C2H5OH होता है, ये एथेनॉल होता है, एथेनॉल, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का, जो ध्वनि का तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या है, ठीक ना। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो पहला दिया है डेसिबल होता है, दूसरा बी वाला दिया है न्यूटन, सी दिया है हर्ट्ज और डी दिया है टेस्ला होता है, ठीक ना। तो जो ध्वनि की तीव्रता होता है उसका एसआई मात्रक होता है जो वो डेसिबल होता है, ठीक ना, डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बताइए न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक, ठीक ना। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। और हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो ये है आवृत्ति का, ठीक ना, किसका है, आवृत्ति का मात्रक, ठीक, आवृत्ति, ठीक ना। और जो डी वाला है टेस्ला दिया ये चुंबकीय क्षेत्र का है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक। जो टेस्ला दिया ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 17वां क्वेश्चन आपका कर रहा है कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। जो नीला होता है और हरे रंग को मिला देंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, यही आपको बताना है। ए वाला दिया है सियान, बी वाला दिया है भूरा और सी वाला दिया है काला, डी वाला दिया है बैगनी, ठीक ना।
तो जब नीले और हरे रंग को मिलाया जाता है तो देखिए कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो सियान, सियान रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सियान, ठीक ना, सियान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलाई जाती है, ठीक ना। जो गोताखोर होते हैं, जो डुबकी लगाने वाले होते हैं, जो गोताखोर, ठीक ना, उनके साथ जो ऑक्सीजन में और कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो उसके साथ देखिए ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, बी दिया है हीलियम, और सी दिया है हाइड्रोजन, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो जो ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है गैस वो होती है हीलियम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हीलियम, ठीक ना, हीलियम, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां क्या कर रहा है कि डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है। असंक्षिप्त का मतलब जो संक्षिप्त ना हो, जिसका मतलब है फुल फॉर्म, ठीक ना। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है देखिए ऑप्शन ए दिया है डीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, बी दिया है डी न्यूक्लिक अम्ल, और सी दिया है डुअल नाइट्रोजन अम्ल, या डी दिया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक ना। इनमें यहाँ पर देखिए धातु दी हुई है और कहा है कि इनमें से किसे चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है सोना, बी दिया है चांदी, सी दिया है पोटेशियम, और डी दिया है एल्युमिनियम, ठीक ना। ये देखिए सोना एक धातु है जिसे हम इसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, चादर के रूप में बना सकते हैं। चांदी को भी पीट कर आप चांदी के रूप में बना सकते हैं। एल्युमिनियम जो ये भी तार टाइप होता है, एल्युमिनियम आप देखे होंगे, चांदी सोना एल्युमिनियम देखे होंगे, इसको भी पीट कर आप क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। लेकिन जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम को आप नहीं पीट कर ये चादर नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है यह एक इतनी मुलायम धातु होती है कि यह चाकू से कट जाती है, ठीक ना। इसे हम चाकू से काट सकते हैं इस धातु को, पोटेशियम को। पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये सब धातु जो होती हैं इसे काट सकते हैं। तो ये पोटेशियम आपका 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो पारा है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। जो पारा है हमारा निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। ए दिया है सिनेबार, बी दिया है गैलेना, और सी दिया है डायस्पोर, और डी दिया है कोरंडम, ठीक ना। तो जो पारा होता है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिनेबार का अयस्क होता है, ठीक ना। जो पारा होता है वह सिनेबार का अयस्क होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक है, असंक्रामक प्रवृत्ति की है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन दिया है हैजा, ए दिया है हैजा, डी दिया है चेचक, सी दिया है क्षय रोग, और डी दिया है कर्क रोग, ठीक ना। तो जो हैजा होता है, जो उल्टी होती है, ये क्या होती है, ये संक्रामक रोग होती है, ये संक्रामक रोग होता है, ठीक ना। और चेचक भी संक्रामक रोग होता है, और जो क्षय रोग है ये भी संक्रामक रोग है, क्षय रोग, ठीक ना। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है आपका सही हो जाएगा कर्क रोग, ठीक। ये कर्क रोग है, ठीक ना। ये क्या है, असंक्रामक रोग है, ठीक ना। और कैंसर भी असंक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से कौन, जो प्रकाशिक तंतु है वह निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन दिया है परावर्तन के सिद्धांत पर, बी दिया है अपवर्तन के सिद्धांत पर, सी दिया है विवर्तन के सिद्धांत पर, और डी दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो जो प्रकाशिक तंतु है वह ऑप्शन नंबर डी पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप यानी कि एलोट्रॉप का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। अपरूप का उदाहरण नहीं है, ठीक। तो देखिए हीरा, पहला ऑप्शन दिया है हीरा, बी दिया है ग्रेफाइट, सी दिया है ओजोन, और डी दिया है स्टील, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, स्टील, ठीक ना। तो स्टील क्या होता है कि यह एक अपरूप नहीं है, यह क्या है, यह मिलाई जुलाई ये धातु बनाई जाती है। जैसे आयरन हो गया, आयरन से मिलकर बनती है, और क्या
क्रोमियम से मिलकर बनती है और निकिल से, ठीक ना, तीनों धातुओं से स्टील बनाई जाती है, ठीक। और जो देखिए हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है, ठीक ना, और जो ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन कर रहा है और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है कि आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है, ठीक ना। जो सामान्य समूह की सामान्य विशेषता पूछ रहा है, जो वर्ग होते हैं ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग, ठीक ना, जो वर्ग होते हैं तो उनमें जो होता है सामान्य विशेषता बताना है। तो ए वाला दिया है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, बी वाला दिया है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, सी वाला दिया है प्रोटॉनों की कुल संख्या और परमाणु भार, ठीक ना, डी वाला परमाणु भार। तो क्या समान होता है, तो देखिए इसमें अगर हम इस तरह से बना दें, ये आवर्त है, ये देखिए समूह है और ये दिया रहता है इस तरह से आवर्त, ठीक ना। तो जो समूह में एक सामान्य विशेषता होती है कि अगर एक समूह के तत्व हैं तो उनके सभी जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो बाह्यतम कोश में, उसमें सभी की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बराबर होती है। और बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या अलग अलग होती है। किसी की यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर 18 हो सकती है, ठीक ना। तो प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होता है, ठीक। परमाणु भार अलग अलग होता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी की समान होती है, एक समूह के तत्वों की सभी की जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समान होती है, ठीक ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक ना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और यह रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 3 था, सामान्य विज्ञान का, ठीक। धन्यवाद।